नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एवं सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। हमें क्या निकालना है कि अगर तीनों मिलकर एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद जो शेष काम बच जाता है उसे सी को करने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमारा समय दिया हुआ है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें समय क्या दिया है कि ए और बी मिलकर उस काम को 30 दिन में करें, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करें और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है 30 दिन, दूसरा समय दिया हुआ है हमारा 24 दिन और तीसरा समय क्या दिया हुआ है 20 दिन। तो हम सबसे पहले 30, 24 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 30, 24 और 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 120 यूनिट, टोटल वर्क को हम क्या मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए इस 120 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी, इस 120 यूनिट काम को ए प्लस बी कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है 30 दिन का समय लग रहा है। और इस 120 यूनिट काम को जब बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 24 दिन का समय लग रहा है, 24 दिन का समय लग रहा है। और जब इस 120 यूनिट काम को C प्लस ए मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 20 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से इफिशियंसी निकालेंगे। अब देखिए ए और बी मिलके 30 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 4 यूनिट काम कर पाएंगे। बी प्लस सी जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 5 यूनिट काम कर पाएंगे। सी प्लस ए जो है 20 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 6 यूनिट काम कर पाएंगे। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया ए और बी का इफिशियंसी, बी और सी का इफिशियंसी और सी और ए का इफिशियंसी निकल के आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 12 दिन तक जो है तीनों मिलकर काम करते हैं, तो हमें सबसे पहले तीनों का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से अगर ए और बी का इफिशियंसी, बी और सी का इफिशियंसी और सी और ए का इफिशियंसी ऐड कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2a, 2b और 2c हो जाएगा। यानी 2a, 2b और 2c का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम यहाँ से अगर ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2a, 2b और 2c का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे, यानी 4, 5 और 6 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 यूनिट। तो हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इस 2 से 15 में भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा 7.5 बार में जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया, और हमें किसका इफिशियंसी चाहिए, हमें सी का इफिशियंसी चाहिए, क्योंकि सी जो है शेष काम को कर रहा है। तो हम सी का इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया और ए और बी का इफिशियंसी हमें पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से ए और बी का इफिशियंसी माइनस कर देंगे, यानी 7.5 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी हो जाएगा 3.5। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता चल गया, सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके 12 दिन काम करेंगे, तीनों मिलके 12 दिन काम करेंगे तो तीनों का इफिशियंसी कितना है 7.5, इफिशियंसी कितना है 7.5। अब देखिए हम 7.5 में अगर 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम 0.5 में अगर 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 12 से 84, 84 में 6 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 90। यानी काम कितना हो गया 90 यूनिट काम हो गया, और काम हमारा टोटल कितना है 120 यूनिट। यानी शेष काम क्या बच गया, शेष जो हमारा काम बच गया, शेष हम काम निकालेंगे 120 में से 90 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया 30 यूनिट। इस 30 यूनिट काम को अगर सी करेगा, 30 यूनिट काम को सी करेगा
तो कितना समय लगेगा, हमें उसी समय को निकालना है। तो देखिए सी का एफिशिएंसी कितना है 3.5, तो हम इसमें अगर 30 में 3.5 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1 0 हमारा ऊपर चला जाएगा। हम इसे अगर 5 से काट लें तो देखिए 305 से कितने बार में जाएगा, 60 बार में, और 35 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा, और ये 35 कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 7 56, यानी 8 सही 4/7 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि शेष काम को सी जो है 8 सही 4/7 दिन में कर लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक घनाभार डब्बे की पूर्णांक भुजा की लंबाई 1:3:4 के अनुपात में है। निम्न में से डब्बे का आयतन क्या हो सकता है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमसे आयतन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा आयतन कौन सा हो सकता है। तो देखिए हमें भुजा का जो है रेशियो दिया हुआ है, भुजा का हमें रेशियो क्या दिया, 1:3:4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से भुजा मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक भुजा जो है वह 1x है, दूसरी भुजा जो है वो 3x है, और तीसरी भुजा क्या है 4x है। तो देखिए हम घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। घनाभ का आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी हम यहाँ आयतन निकालेंगे, तो हमें तीनों भुजा का लंबाई का गुना करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ गुना करेंगे 1x गुने 3x गुने 4x। तो हम यहाँ गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x3। यानी यहाँ से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया, हमारा आयतन निकल के आ गया 12x3। तो देखिए हमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस 12x3 के बराबर रखेंगे चारों ऑप्शन को, और देखेंगे कि कहाँ से हमारा x का जो है वैल्यू निकल के आ जा रहा है। तो देखिए हम 12x3 की जगह अगर 48 को रखेंगे तो 12 से 48 कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी 4 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, यानी यहाँ से हमारा पूर्णांक संख्या नहीं आ सकता है, यानी 48 हमारा नहीं होगा। अब देखिए 56 जो है 12 से नहीं कटता है, यानी हमारा आंसर 56 भी नहीं होगा। 64 भी 12 से नहीं कटता है, यानी हमारा आंसर 64 भी नहीं होगा। बच गया हमारा 96, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रख लेते हैं, हम यहाँ रख के चेक कर लेते हैं, 12x3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हम 12 से अगर 96 में भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यानी जो भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी, एक भुजा जो होगी वो 2 होगी, दूसरी भुजा क्या होगी 6 होगी, और तीसरी भुजा क्या होगी 8 होगी। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a = 3 + √2 हो तो a⁴ + a⁴ + a² + 1/a³ का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम a⁴ + a⁴ + a² + 1 में हम a³ से भाग दे देते हैं। तो देखिए हम यहाँ भाग देंगे तो a⁴ में अगर हम भाग देंगे a³ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, हमारा a³ बच जाएगा, प्लस का a⁴ में अगर हम a³ से भाग देंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, प्लस a² में अगर हम a³ से भाग देंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा, ये क्या बच जाएगा 1/a बच जाएगा, प्लस का 1 में अगर हम भाग देंगे a³ से तो ये क्या हो जाएगा 1/a³ हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a³ प्लस का 1/a³ प्लस a प्लस 1/a। अब देखिए हमें निकालना क्या है, a³ प्लस 1/a³ प्लस a प्लस 1/a। अब देखिए हमें a का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम ये निकाल लें कि a प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ से a³ प्लस 1/a³ प्लस a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें जो है क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 3 + √2। तो देखिए अगर हम यहाँ से लिखेंगे 1/a, हम यहाँ से अगर लिखेंगे 1/a तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 3 - √2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस 1/a, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + √2 प्लस 3 - √2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का √2 और माइनस का √2 हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया a प्लस 1/a इक्वल टू क्या निकल के आ गया, हमारा 6 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें a प्लस 1/a पता हो और हमें a³ प्लस 1/a³ निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्यूब करते हैं, और इसमें से अगर हमें प्लस वाला दिया हो और प्लस वाला ही पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं,
इसका क्यूब करते हैं और इसमें से माइनस क्या करते हैं, इसका 3 टाइम। यानी हम अगर 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस a प्लस 1/a का वैल्यू क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। यानी हम यहाँ से 216 माइनस का 18 प्लस का 6। अब देखिए ये हमारा माइनस का 18 है और ये क्या है, प्लस का 6 है। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 12। अगर हम 216 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 204। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 204 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 312 रुपए के बिल पर 31.20 रुपए की छूट देता है तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 312 रुपए के बिल पर 31.20 रुपए का छूट दे रहा है। कितना का छूट दे रहा है, 31.20 रुपए का छूट दे रहा है। कितने के बिल पे, 312 के बिल पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा हमारा। अब देखिए हम 3120 में अगर 312 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, 10% निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें डिस्काउंट परसेंट पता है, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल के आ गया है 10%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो देखिए हम यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। यानी 120 बटा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस का प्रॉफिट, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 10 है। यानी हम 100 में से 10 माइनस करेंगे। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट लें, तो ये कितने बार में जाएगा, ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 6 बटा 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस का प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, अगर हम 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 90। अब देखिए हम अगर 5 से 90 को काट ले तो ये 18 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, अगर हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 18 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 108 इक्वल टू 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हम इस 100 को माइनस कर लेंगे 108 में से तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 8%। यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि x इक्वल टू 11 हो तो x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। अब देखिए हम यहां से क्या लिखें ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं x के पावर 5 माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं 12x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 11x के पावर 4 प्लस का x के पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस हम इस 12x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस इस 12x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं 11x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 12x को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11x प्लस x माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x के पावर 5 और माइनस अगर हम अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x के पावर 4 माइनस 11x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस x क्यूब, माइनस से अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस x माइनस 1। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x के पावर 5 माइनस 11x के पावर 4 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से x के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। हमारा अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 11। हम यहाँ से माइनस एक्स क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस 11 बच जाएगा, प्लस हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 11। हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 11 प्लस x माइनस 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 11। अगर हम इस 11 को इस साइड लेके आए, यानी बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 11 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x माइनस 11 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ भी x माइनस 11 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। हम सभी जगह x माइनस 11 की जगह 0 रख लेंगे। x माइनस 11 की जगह अगर हम 0 रख लेंगे तो यहाँ से हमारा ये पूरा 0 बन जाएगा। यानी 0 में अगर हम x के पावर 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में हम एक्स क्यू से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में हमें एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में हम एक्स से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा बच क्या गया, यहाँ हमारा बच गया x माइनस 1 बच गया। यहाँ क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया। अब देखिए x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, 11। तो हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 1। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक प्रकाश स्तंभ दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक प्रकाश स्तंभ दिया हुआ है जिसका हमें ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। हमें ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। और प्रकाश स्तंभ के आधार से कुछ दूरी पे एक जहाज है, जिस जहाज का हमें क्वेश्चन में अवनमन कोण दिया हुआ है प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से हमें अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अवनमन कोण दिया हो या उन्नयन कोण दिया हो, तो हमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें एंगल पे ध्यान देना है कि हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हम इस एंगल को मान लेंगे 30 डिग्री, हम इस एंगल को क्या मान लेंगे, 30 डिग्री। और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये एंगल हमें पता चल गया, तो हम यहाँ से लंब और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं। लंब और आधार का हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टेन थीटा यानी टेन 30 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B यानी लंब बटा आधार। तो हम यहाँ से लंब और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी लंब यहाँ जो है P/B हो जाएगा, यानी यहाँ लंब 1 यूनिट होगा तो आधार क्या हो जाएगा, √3 यूनिट। लेकिन यहाँ हमारा लंब क्या है, लंब 1 यूनिट होगा तो आधार क्या हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, √3 यूनिट। लेकिन यहाँ हमारा लंब कितना है, 20 मीटर। लंब जो है 20 मीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 20 मीटर। तो हम यहाँ से √3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 20/20 इंटू √3 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 इंटू √3 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 इंटू √3 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 कुर्सियों तथा 6 मेजों का कुल मूल्य 4800 रुपये हो तो मेज का मूल्य कुर्सी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कुर्सी का मूल्य जो है मेज के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। तो हम एक कुर्सी के मूल्य में से माइनस करेंगे एक टेबल का मूल्य, किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 400 रुपये के बराबर निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुर्सी का मूल्य जो है टेबल के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ कि 6 कुर्सी का मूल्य और 6 टेबल का मूल्य, 6 कुर्सी का मूल्य प्लस का 6 टेबल का मूल्य। हमें क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है, 4800 रुपये दिया हुआ है, 4800 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम इन दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं C+T इक्वल टू, हम इस 6 से अगर 4800 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 800 रुपया निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया C-T इक्वल टू 400 रुपया, और निकल के आ गया C+T इक्वल टू 800 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ हमारे से
यहाँ से हमारा माइनस का टी और प्लस का टी कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2c इक्वल टू 1200 रुपया। 2c इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1200 रुपया, यानी c क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा 600 रुपया। c हमारा क्या निकल के आ जाएगा 600 रुपया। अब देखिए हम c का वैल्यू किसी एक में पुट कर लें, या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुर्सी के मूल्य से जो है टेबल का मूल्य 400 रुपये कम है, यानी यहाँ से एक टेबल का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। एक टेबल का मूल्य क्या हो जाएगा 200 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टेबल का मूल्य जो है कुर्सी के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। देखिए टेबल का मूल्य जो है कुर्सी के मूल्य से कितना कम है, 400 रुपये कम है। कितने से, 600 से गुने 100 करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से इसे काटेंगे, अगर हम इसे 200 से काट लें तो ये 200 से 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 200 बटा 3%। अब देखिए 200 बटा 3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 66 सही 2 बटा 3%, यानी टेबल का जो मूल्य है कुर्सी के मूल्य से 66 सही 2 बटा 3% कम है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। हमें क्या निकालना, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, यानी हमें समय दिया हुआ है और हमें जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यानी धारा के विपरीत दिशा में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, हमें जो है डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर दिया हुआ है और समय क्या दिया हुआ है 8 घंटा, यानी हम डिस्टेंस में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल 6 घंटा में 36 किलोमीटर जा रही है, यानी धारा के अनुकूल अगर हम स्पीड निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर और हमें समय क्या दिया हुआ है 6 घंटा। तो देखिए 36 में अगर हम 6 से भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। ये जो हमारा 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कैसा निकल के आया, धारा के विपरीत दिशा में, और ये 6 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कैसा निकल के आया, धारा की दिशा में। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है, और जब नाव धारा के दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। यानी ये जो हमारा स्पीड होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस करने के बाद हमारा क्या निकल के आया होगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हमने मान लिया कि नाव का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर घंटा है, यानी x माइनस वाई का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। और जब धारा के दिशा में जाएगी तो वहां क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो नाव का स्पीड क्या है x किलोमीटर पर घंटा और धारा का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमें यह पता चल गया x माइनस वाई इक्वल टू 5 किलोमीटर पर घंटा और x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां से हमारा y कट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा y कट जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 2x इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 11 में 2 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी शांत जल में नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 5.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है तथा a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है तो a माइनस सी का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, a माइनस सी का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है c प्लस डी से 6 अधिक है, यानी हम a माइनस बी में से माइनस करेंगे c प्लस डी तो किसके बराबर निकल के आएगा 6 के बराबर। यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 6। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया है कि a प्लस बी जो है c माइनस डी से 3 कम है, यानी हम c माइनस डी में से माइनस करेंगे a प्लस बी तो किसके बराबर निकल के आएगा 3 के बराबर। यानी हम यहां से लिख सकते हैं c माइनस डी माइनस a प्लस बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस से अंदर गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम यहाँ माइनस से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी माइनस a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस सी।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को आपस में माइनस कर लेते हैं, यानी ए भी हमारा प्लस में है और सी भी प्लस में है, तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस में है तो हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या कटेगा, यहाँ जो है प्लस का हमारा क्या है, डी है, और यहाँ जो है माइनस का हमारा डी है, तो प्लस के डी से माइनस का डी कट जाएगा। यहाँ जो है माइनस का बी है और यहाँ क्या है, प्लस का हमारा यहाँ प्लस का बी है, तो माइनस के बी प्लस के बी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बच क्या गया हमारा, यहाँ बच गया प्लस का ए और यहाँ क्या बच गया, प्लस का ए, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस यहाँ हमारा क्या बच गया, माइनस का सी और माइनस का सी, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2c इक्वल टू, हम यहाँ 6 में से अगर 3 माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 3, और हमें क्या चाहिए, a माइनस सी का मान चाहिए, यानी हम यहाँ से a माइनस सी निकालेंगे तो हम 2 से भाग देंगे 3 में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, a माइनस सी इक्वल टू निकल के आ गया 1.5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। हम बोर्ड मास में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, फिर हम मझले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में हमें यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, हम इस लाइन को क्या कहते हैं, वेनिकुलम बार। हमें वेनिकुलम बार दिया होगा तो हम सबसे पहले वेनिकुलम बार का काम करते हैं। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिखेंगे, 5 माइनस 3/4 प्लस 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/2, हम इसे क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस का हम अगर 1/6 में से 1/7 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/42 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/42। उसके बाद हम फिर यहां से लिखेंगे 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 42 यानी 21 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 22/42। अब देखिए हम यहाँ 5/2 में से 22/42 माइनस करेंगे, यानी यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 21 पचे कितना हो जाएगा 105। 105 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे, 105 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 83, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 83/42। ये क्या हो जाएगा 83/42। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 84, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 84, यानी यहाँ से 84 ये हमारा क्या हो जाएगा 4 से जो है 84 21 बार में जाएगा, 21 में 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 63 प्लस 42 से 84 जो है 2 बार में जाएगा, यानी हम 83 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 166। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 माइनस इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 229/84। ये क्या हो जाएगा 229/84। अब देखिए हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, करेंगे तो हम अगर 84 में 5 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हम 4 में 5 से गुना करेंगे 0 हाथ में 2 40 2 42 माइनस का 229 बटा हमारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखिए 420 में से हम 229 माइनस करेंगे, 420 में से 229 माइनस करेंगे, यानी 400 में से अगर हम 200 माइनस कर लें तो 220 में से अगर 29 माइनस करेंगे माइनस का 9, यानी 200 में से माइनस 9 करेंगे ये कितना हो जाएगा 191। ये कितना हो जाएगा 191/84 हो जाएगा, ये 191/84 हो जाएगा। अब देखिए या तो हम ये इसे ऐसे ही रहने दें या हम इसे पूर्णांक में चेंज कर लें। अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 2 सही 84 दूनी कितना होता है, 84 दूनी होता है 168। अगर हम इसमें से 168 माइनस करेंगे, 191 में से 168 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23, यानी हो जाएगा 2 सही 23/191। हमारा आंसर क्या निकल गया, 2 सही 23/191। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।